एक ऐसा देश जहां गरीबी इतनी कि लोग खाने के लिए दर-दर भटक रहे थे। ना पहनने को कपड़े थे और ना ही रहने के घर। और पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर एरिया स्क्वायर 4000 से ज़्यादा लोग निवास करते थे। वहीं इंडिया को हम और आप एक पॉपुलेटेड कंट्री के रूप में मानते हैं, लेकिन इंडिया में स्क्वायर एरिया में 430 लोग ही रहते हैं। ना ही उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इतना छोटा था कि जूम करने पर भी मैप में सही से दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस देश ने अपने आज़ादी के बाद कुछ ऐसा किया कि मात्र 35 साल में ही एक विकसित राष्ट्र बन गया, जहां आज 2025 में हर 6 घर में एक घर करोड़पति का जरूर है। ऊपर दिख रही तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें दो तस्वीर है। एक तस्वीर में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का घर, दूसरी तरफ ये आलीशान बिल्डिंग जिनकी लाइटें ऐसे चमचमा रही हैं मानो सूरज ही शर्मा जाए। मुद्दे की बात तो ये है कि ये दोनों देश एक ही हैं, बस इसमें अंतर है तो सिर्फ 35 सालों का। ये 35 साल पहले की तस्वीर है और ये 35 साल बाद की तस्वीर है। इस देश का नाम है सिंगापुर। 1963 में अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के महज 30 से 35 साल के अंदर ही दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा। 2024 में इसकी पर कैपिटा जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से भी आगे है और साल 2030 तक अनुमान है कि यहाँ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा करोड़पति निवास करेंगे। सिंगापुर में अरब देशों की तरह कोई तेल या नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, फिर भी यह देश इतना अमीर कैसे बन गया। नक्शे को ध्यान से देखिए। भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ मलेशिया पड़ता है, उसके एकदम दक्षिणी छोर पर पड़ता है सिंगापुर। छोटा सा द्वीप है, एरिया के हिसाब से दिल्ली का आधा। गाड़ी से चलें तो मात्र आधे घंटे में इस पार से उस पार जाया जा सकता है। ऐतिहासिक मलय दस्तावेज के हिसाब से चोल राजा 1299 में चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। सिंगापुर का नाम शेर के नाम पर सिंहपुर था, लेकिन बाद में यह नाम धीरे धीरे परिवर्तित होकर सिंगापुर में बदल गया। सदियों से ही सिंगापुर एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट की तरह यूज होता था। यहाँ से मलय, थाई, चाइनीज, इंडियन और जापान के लोग ट्रेड करते थे। हिस्ट्री में यहाँ पे डच, पुर्तगाल और 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे शासन किया। सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भारी डेवलपमेंट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देश कब्जा करके अलग अलग राज्य स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ एक डार्क ट्रूथ भी है। 1819 ईस्वी में जब ब्रिटिश कंपनी ने इस पर कब्जा किया तो वो भारत के बंगाल में उपज हो रहे ओपियम यानी अफीम की खेती को बढ़ावा देने लगे और जो अफीम की पैदावार होती उसकी प्रोसेसिंग का काम सिंगापुर में ही करना शुरू किया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि सिंगापुर में ज़्यादा से ज़्यादा ओपियम मौजूद हो गए और धीरे धीरे पूरा देश ही अफीम की गर्त में डूबता चला गया। हजारों की संख्या में लोग ओपियम एडिक्ट बनते चले गए। ड्रग एडिक्शन की वजह से क्राइम भी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका प्रभाव ये हुआ कि सिंगापुर एक स्लम कॉलोनी के रूप में बनती चली गई। लेकिन 1945 आते आते इंग्लैंड के चुनाव में लेबर पार्टी जीत के आती है और उसने सिंगापुर को एक फ्री नेशन के लिए आगे कदम बढ़ाया। 1948 में सिंगापुर में फ्री इलेक्शन कराए गए। 9 आते आते यहाँ पे फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन होने लगा। इस इलेक्शन में जीत के आते हैं लू कोन यू, जो कि पीएपी पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे और सिंगापुर को मिलता है पहला प्राइम मिनिस्टर। चूँकि सिंगापुर में अलग अलग देश के चाइनीज, मलय, इंडियन लोग अलग अलग कम्युनिटी बनाकर रहते थे। लोग अपनी पार्टी में जितवाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लग रहे थे। लेकिन 1965 में धर्म और अलग अलग जातियों के बीच एक बड़ा कम्युनल राइट होता है। 1965 के इलेक्शन में ली कॉन यू दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। इस बार इन्होंने सिंगापुर को एक सेकुलर कंट्री घोषित करने का उद्देश्य दिया और सेकुलरिटी का पैमाना सेट करने के लिए इथिकल इंटीग्रेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इसके लिए इन्होंने छोटे छोटे ढेर सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, जैसे कि स्कूल स्तर से ही छोटे बच्चों को कम्युनिटी के बारे में पढ़ने और समझने की बातें दी गई और एक दूसरे के धर्म के बारे में सम्मान करना सिखाया गया। जैसे कोई हिंदू कम्युनिटी का बच्चा है तो वो सिख कम्युनिटी के बच्चे के बारे में जाने और उसके कपड़े और उसके परिधान को धारण करता था। इस तरीके से एक दूसरे के बीच में कम्युनल हार्मनी स्थापित की। साथ ही साथ सिंगापुर गवर्नमेंट ने जो अपने कॉलोनी बनाई थी उसमें ये रूल लागू किया कि
एक कॉलोनी में हर कम्युनिटी के लोग रहने चाहिए, ताकि सभी धर्मों के लोग मिलकर रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। इसके बाद उन्होंने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। बड़ी बड़ी इमारतें, हाई क्वालिटी के निर्माण किए गए। सफाई को लेकर अलग से प्रोग्राम बनाए गए। इसमें हाई पेनल्टी प्रोग्राम भी शामिल थे, जो कि अगर कोई रूल तोड़ता था तो उसे हाई पेनल्टी देनी पड़ती थी। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण निजी वाहनों की खरीद पर भारी भरकम रोक लगाया गया, ताकि वाहनों की संख्या ताकि वाहनों की संख्या को रोड पर कंट्रोल किया जा सके। और सरकारी वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया, जिससे कि लोग गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और निजी गाड़ियों का उपयोग कम से कम। और यहाँ के बच्चे को हाई एजुकेशन दिया गया, ताकि ये दूसरे देशों में जाके बड़े बड़े प्रोग्राम स्थापित कर दे। और आज इस तरह से दुनिया में सिंगापुर विकसित राष्ट्रों में शामिल हो गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।